हेलो एवरीवन। आज हम लोग को लास्ट टर्न पे हम लोग जो पढ़े थे मैग्नेट में उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, लास्ट टर्न पे हम लोग ये पढ़े थे ठीक कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के हमारे पास क्या क्या थे मेथड। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग कर रहे थे मैग्नेट से, ठीक, दूसरा हम लोग कर रहे थे करंट से और तीसरा मूविंग चार्ज से। ठीक है, मूविंग चार्ज। ठीक है, ये तीन तरीके थे हमारे पास ना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के। अच्छा, अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कि कहीं पे अगर करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग प्लेट है, करंट कैरिंग स्फीयर है या कुछ भी है करंट कैरिंग ना, तो उस करंट कैरिंग चीज़ों से ना करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, ये हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, ठीक है, तो कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमको डायरेक्शन और दूसरा हमको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब डायरेक्शन तो निकाल लेते हैं, चलिए। ठीक है, कहीं पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बायोट-सेवर्ट्स लॉ है और एक हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमको डायरेक्शन चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक बायोट-सेवर्ट्स लॉ और एक एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, अच्छा, अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ बायोट-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ेंगे ना, जब इसका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब एम्पियर सर्किटल लॉ में आएंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन, फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड में आएंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, ये स्टेप वाइज पढ़ेंगे ना। अच्छा, अब हमको निकालना है डायरेक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे करंट पता है, करंट हमको पता है, ये पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमको करंट पता है, करंट होने जान रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हमको पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, सबसे पहला हमारा है राइट हैंड थंब रूल, फिर है हमारा मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, और तीसरा है हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तीन तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, स्विमिंग रूल भी है, लेकिन अभी इतना बस याद रखिए पहले ना, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे, ठीक, स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक, और दूसरा हमारा सर्कुलर लूप। ठीक, दो चीज़ों की वजह से निकालेंगे ना हम लोग को। अगर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग दो बार यूज़ कर रहे हैं, एक बार स्ट्रेट वायर की वजह से निकाल रहे हैं और दोबारा हम लोग सर्कुलर लूप की वजह से निकाल लेना, और फिर मैक्सवेल स्क्रू रूल डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या कहने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले स्ट्रेट वायर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट वायर की बात कर ले, उसके बाद सर्कुलर लूप पे हम लोग आएंगे ना। तो देखिएगा सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर। ठीक, अगर स्ट्रेट वायर की बात करें, ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के लिए पहले हम क्लियर कर दें, जब हम लिखते हैं, हमारी जो राइटिंग है, जो हम लिखते हैं वो हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। ठीक, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार वीडियो बनाए थे तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट समझ में आ रहा था ना, तो ये राइट हैंड है। ठीक है, और ये अगर इससे हम लिख रहे हैं तो बट ऑब्वियस है हमारे, ये सॉरी लेफ्ट हैंड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड। हम लेफ्ट से लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। अच्छा, अब सबसे पहले स्ट्रेट वायर, चलिए यहाँ पे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। ठीक, अब राइट हैंड ले लीजिए। ठीक, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को लीजिए और जो करंट है, ठीक, ठीक, ये जो थंब है, ये थंब हमारा करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और बचे हुए जो फिंगर्स है ना, वो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये करंट है, ठीक, करंट ऊपर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, फिंगर को फोल्ड करेंगे तो अंदर ही तो जाएगा, मुड़ के टूटेगा नहीं ना, अंदर जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। ये क्रॉस, देखिए कहीं पे क्रॉस बना होता है। ठीक, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड
और कहीं पे डॉट बना होता है तो डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक। तो अगर पॉइंट P पे पूछें तो पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या है, इनसाइड है। अच्छा, अगर यही चीज ये ऐसे कर लें ना, अगर ये ऐसे कर लें तो ये फिंगर ऐसे फोल्ड करें, ये इधर ना, तो अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर आ रहा है तो पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, बाहर आ गया। तो करंट के डायरेक्शन को यूज करके हम लोग किसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, अब इसी में ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये ऐसे करंट नीचे आ रहा है, ठीक। अगर करंट नीचे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ऐसे देखिए, वही फिर से P और Q पे निकाल लें, ठीक। अगर करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा आएगा इनसाइड, ठीक। और अगर ये हाथ घुमा के हम बाहर लाएं, ऐसे लाएं ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड, ठीक। तो करंट के डायरेक्शन को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिए, और जितना भी ये निकाले हैं, ठीक है, ये सारा का सारा हम स्ट्रेट वायर के लिए निकाले हैं। कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे कुछ है, ठीक है। अब ये ऐसे जा रहा है, फिर से P और Q पे पूछ रहा है, ठीक। तो ये ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, अंदर ऐसे जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, और इधर रखेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड, ठीक। अगर ये चीज ऐसे, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हम सब ले रहे हैं ना, तो देखिए अगर इस पॉइंट पे तो ऐसे ये करंट ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा, ऐसे इस पॉइंट पे, और ये अगर लें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। तो अभी तक जितना भी हम डायरेक्शन निकाले हैं, ये सब हम तब निकाले हैं जब करंट का डायरेक्शन पता था, और जो भी हमारा वायर था वो वायर हमारा कैसा था, स्ट्रेट। अब आ जाइए, ठीक है, अब आ जाइए सर्कुलर लूप की वजह से, सर्कुलर लूप, ठीक। कहीं पे सर्कुलर अगर लूप होगा तो उस कंडीशन, मतलब करंट जो है सर्कुलर लूप में ही, स्ट्रेट नहीं है, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। देखिए, जैसे ये राइट हैंड ले रहे थे, अभी भी राइट हैंड लेना है, बार बार कहीं लेफ्ट की बात ही नहीं आएगी, यहाँ पे बार बार राइट हैंड ले रहे हैं, ठीक। तो ये राइट हैंड है, ठीक, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये करंट होगा, ठीक है। याद रखेंगे, उल्टा अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारा करंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर सर्कुलर लूप के लिए बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, करंट। तो देखिए क्या कहते हैं ऐसे, देखिएगा, मान लीजिए अगर ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ये करंट का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। जो करंट है वो हमारा कैसे डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। करंट हमारा क्लॉकवाइज है तो फिंगर को भी क्लॉकवाइज घुमाइए, फिंगर क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है, ठीक। लेकिन यही चीज अगर ये सर्कुलर लूप ऐसे होगा, ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो अब अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाइए, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटसाइड होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। हमको सर्कुलर लूप के लिए ये चीज चेंज हो गया। तो दो हम पढ़ चुके, क्या क्या पढ़ चुके, राइट हैंड थंब रूल, फिर हम लोग पढ़ लिए राइट हैंड थंब रूल पढ़े सबसे पहले किसके लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, फिर सर्कुलर लूप के लिए। अच्छा, अब आ जाइए जरा राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम, ठीक है, रूल। राइट हैंड पाम रूल देखिए क्या कहता है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिए बस, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल में देखिए नॉर्मल क्या होता है, ठीक, किसी भी गिवन सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये अगर सरफेस है, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसी को तो नॉर्मल कहते हैं। ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना। अच्छा, अब राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि अपना राइट हैंड लीजिए, इसको इसको इसको, ठीक है, इसको करंट के डायरेक्शन में रखिए, और इसका जो नॉर्मल होगा, मतलब ये वही राइट हैंड थंब रूल जैसा ही है, बिल्कुल सेम वही है। ये जो नॉर्मल आएगा ना, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं, मान लीजिए ये अब जो करंट है वो अंदर है, ठीक। अभी तक जितना भी करंट लिए है ना, ये सारा का सारा करंट बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये वाला जो करंट है ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक। तो अब अगर पॉइंट P और पॉइंट Q पे पूछे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका, ठीक। ये थंब को करंट का डायरेक्शन में रखिए अंदर, ठीक। ये पाम ऐसे है ना, पाम का नॉर्मल किधर होगा, नीचे से लटक रहा होगा ना, नीचे ऐसे लटकेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे आएगी,
ठीक। और अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे करे करंट अंदर है ना, तो पाम का नॉर्मल किधर होगा, ऊपर, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा। अगर यही चीज ऐसे करते हैं, मान लीजिए डॉट ना लेके ऐसे डॉट ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ये P है ये Q है, ठीक। अब जो करंट है वो बाहर है, करंट देखिए बाहर है, बाहर, तो करंट बाहर है तो इसका नॉर्मल किधर आएगा, नीचे आएगा। और फिर यही चीज अगर मान लीजिए ये करंट ऐसे बाहर है तो इसका नॉर्मल जो आएगा ऊपर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक। तो हम लोग करंट निकालने के लिए, या ऐसे सोचिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए किसका किसका निकालें। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट वायर है तो निकाल लिए राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल में ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। फिर सर्कुलर लूप के लिए निकाल लिए कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। उसके बाद पाम रूल, ये करंट है इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इसके बेसिस पे जिसका चाहें अगर हमको करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये हमारा पूरा राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट वायर, फॉर सर्कुलर लूप या राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, इसके बाद एक और बचता है मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है। मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या है देखिएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा रब करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैक्सवेल स्क्रू रूल भी देख लेते हैं। जब इतना पढ़ लिया ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें जानना चाहिए कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे करंट है, ठीक ये करंट है, ये करंट अंदर जा रहा है, ठीक। अगर करंट अंदर जा रहा है तो स्क्रू लीजिए और करंट में लगे, करंट का डायरेक्शन, स्क्रू को टाइट करिए ऐसे, तो ये ऐसे आ रहा है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे फॉर्म में होगा। बात समझ में, इस तरह से हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यही चीज करंट बाहर आता तो बाहर की तरफ स्क्रू टाइट करिए, अगर बाहर की तरफ स्क्रू टाइट करते तो ये हमारा डायरेक्शन है। बहुत सिंपल है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, स्क्रू को करंट के डायरेक्शन में टाइट करिए, जिधर स्क्रू घूमेगा, ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक, ऐसे अपने हाथ में रख लीजिए, ऐसे ऐसे रखिए, ठीक। और इसको टाइट करिए, देखिए ऐसे ऐसे टाइट हो रहा है ना, करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक। अगर यही चीज करंट इधर जाता तो इधर रखते, ठीक है, ऐसे रखते, ऐसे टाइट करते तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आता, ठीक। तो ये हमारा मैक्सवेल स्क्रू रूल हो गया। सबसे पहला स्टेप हम लोग सीख लिए कि अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, और डायरेक्शन अगर हमको पता है, ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड स्टेप पे आ जाइए। सेकंड स्टेप पे हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, और अभी बताए थे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल मेथड है, दो। उन दो पॉसिबल मेथड में हमारे पास सबसे पहले क्या है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और दूसरा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके कई सारे एप्लीकेशन है, बोर्ड में, कंपटीशन में, कई जगह ये टॉपिक पूछता है ना। टॉपिक नहीं, अगर बोर्ड में है तो टॉपिक डायरेक्ट पूछ सकता है, इसका एप्लीकेशन पूछ सकता है, लेकिन अगर आप लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो कई सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होते हैं ना। बायोट-सेवर्ट्स लॉ देखिए क्या कहता है कि अगर कहीं पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे मान लीजिए, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से अगर हमको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। मान लीजिए अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे आप लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ते हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है कूलॉम्स लॉ, किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना। तो वैसे ही बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो होता है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है, बड़े के लिए नहीं होता है। बात समझ में, छोटा सा करंट एलिमेंट, तो यहाँ पे कोई छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ क्या मान लिया, dl, छोटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो उसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है मान लिया r है, जो कि एंगल है वो थीटा है, ठीक। जो हमारा dl है वो छोटा करंट एलिमेंट है, ठीक है। जो हमारा r है वो उसका पोजीशन वेक्टर है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक। ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, ठीक है, जहां पे μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, या μ0 कांस्टेंट है, ठीक। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, ठीक है। यहां से 4 पाई नीचे भेजेंगे तो 10 पे पावर -7। I करंट है, dl हमारा करंट एलिमेंट है, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल, थीटा जो है वो क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच में,
करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में, ठीक, याद रखिएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट डीएल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीएल इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डीएल का डायरेक्शन होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा, वो हमारा करंट के डायरेक्शन में होगा, और ये लॉ हमारा वैलिड है, कब वैलिड है, फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। चलिए अब थोड़ा और लिखते हैं इसके बारे में, देखिएगा बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बाकी यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, यूनिट के लिए आगे भी देखते हैं। बी की वैल्यू आई क्या आ गई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक, आई जो है करंट है, डीएल करंट एलिमेंट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, या जिस वेक्टर का निकाल रहे हैं ना, अच्छा, और जो हमारा डीएल है वो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, अगर इसी को मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ हो गया। ये कौन से फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इतना ज्यादा हम लोग देखे हैं, ठीक है, एक तरीका और मिल गया, लास्ट में लिखे थे ना, कैसे, बी इज इन डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा। आप लोग चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल, जैसे मान लीजिए ये जो है, देख मान लीजिए करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और हमको इस डायरेक्शन में निकालना है, ये आर है, ठीक, तो जो आई है ये डीएल, अगर आई इधर है तो डीएल इधर ही होगा ना, अगर आई इधर है तो डीएल इधर ही होगा, और डीएल इधर होगा, मतलब डीएल का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप है, ठीक और आर जो है ये हमारा क्या है, जे कैप है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए डीएल क्रॉस आर ना, डीएल क्रॉस आर का मतलब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मतलब के कैप, तो आई क्रॉस जे के कैप किधर, बाहर, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या आएगा, बाहर आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज करके। कितनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को देखा जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसके एप्लीकेशन ना